नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपना नंबर थ्योरी का चैप्टर नंबर 1 डिविजिबिलिटी स्टार्ट किया हुआ है। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारे जो फर्स्ट टॉपिक का नाम है उसका नाम है डिवीज़न एल्गोरिदम। ये एल्गोरिदम आपने 10th क्लास के अंदर भी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा। तो ये बिल्कुल वही कंसेप्ट है जो आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये थ्योरम में भी क्या कहती है, मान लीजिए हमारे पास दो इंटीजर्स हैं ए और बी, जहाँ पर बी की वैल्यू 0 से बड़ी है तो वहाँ पर दो और इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे क्यू एंड आर, जिनके बीच में ये रिलेशन आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर आप ए को डिविडेंड कहेंगे, बी को डिवाइजर, क्यू को कोस्टेंट और आर को रिमाइंडर। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि जो रिमाइंडर है वो हमारा ये जो डिवाइजर होता है उससे कम ही होता है। तो ये रिलेशन यहाँ पे आपको दिखाना है कि जो आर है वो 0 या 0 से हमेशा बड़ा रहता है और बी से हमेशा छोटा रहता है। तो ये दोस्तों बहुत ही बेसिक चीज़ है जो आपने जूनियर क्लासेस के अंदर ही पढ़ी होगी। इसको आप एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मैंने 36 को 9 से डिवाइड किया है तो मेरा क्वेश्चन आया है 4 और रिमाइंडर यहाँ पे 0 मिला है। दोस्तों जब मैंने 51 को 2 से डिवाइड किया तो मेरा क्वेश्चन आया है 25 और रिमाइंडर आया है 1। तो आप देख सकते हैं हर केस के अंदर रिमाइंडर जो हमारे यहाँ पे डिवाइजर है उससे कम ही रहेगा, पर जो क्वेश्चन है वो रिमाइंडर से बड़ा हो सकता है और वो डिवाइजर से ही बड़ा हो सकता है। दोस्तों अगला कंसेप्ट देखते हैं। दोस्तों अगला कंसेप्ट है हमारा कॉमन डिवाइजर का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम डिविजिबिलिटी के अंदर ये फॉर्म लिखते हैं तो इस तरफ वाला नंबर तो हमारे डिवाइजर कहलाता है दोस्तों, और इस तरफ वाला नंबर हमारा मल्टीपल कहलाता है। तो कॉमन डिवाइजर क्या होगा, अगर कोई भी चीज़ कॉमन है तो वो दो या दो से अधिक चीज़ों के बीच में ही कॉमन हो सकती है। दोस्तों तो जो डिवाइजर दो नंबर्स के बीच में कॉमन होगा यानी वो डिवाइजर दो नंबर्स को डिवाइड करेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर एक नंबर है हमारा ए और एक नंबर है हमारा बी। तो यहाँ पर जो सी है वो ए और बी दोनों को डिवाइड कर रहा है दोस्तों। तो सी इज़ द कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी कहलाएगा। दोस्तों अब जो ये कंसेप्ट है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जिसको हम जीसीडी का भी नाम देते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों नंबर थ्योरी के अंदर। ये आपको फर्दर चैप्टर्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा सहायता करेगा, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो दोस्तों जो हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा वो एक कॉमन डिवाइजर होगा जैसा कि आपको नाम में दिख रहा है। तो ये मान लीजिए कि नंबर है हमारा डी जो कॉमन डिवाइजर है ए और बी का। तो अब इसको कौन सी वो कंडीशन होगी जिसमें आप इसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कहेंगे, आइए उसे देख लेते हैं। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होने के लिए पहले डी का डिवाइजर होना जरूरी है दोस्तों। तो हमने ये कंडीशन लिख दी जो हमने यहाँ पे पढ़ी थी, डी इज़ द डिवाइजर ऑफ ए एंड डी इज़ द डिवाइजर ऑफ बी, देन इट इज़ द कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी। अब ग्रेटेस्ट कैसे होगा दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है सी जो कॉमन डिवाइजर है ए और बी का। तो हमने इसको भी रिप्रेजेंट कर दिया, सी इज़ द डिवाइजर ऑफ ए एंड सी इज़ द डिवाइजर ऑफ बी, दैट्स वाई इट इज़ ए डिवाइजर ऑफ बोथ ए एंड बी। नाउ यू कैन सी दैट दोस्तों कि जब हमारा डी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा तो यानी जो भी डिवाइजर होगा ए और बी का कॉमन के अंदर वो हमेशा डी से छोटा होगा, तभी डी को हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कहेंगे। यानी जो ए और बी के कॉमन डिवाइजर्स हैं उनके अंदर जो सबसे बड़ा कॉमन डिवाइजर है उसको ही हम अपना ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कहेंगे। तो यानी ए और बी का अगर कोई और डिवाइजर मिला तो वो हमेशा इस बड़े डिवाइजर से छोटा होगा और इस ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को वो डिवाइड भी करता होगा दोस्तों। तो ये हमारी सबसे मेन कंडीशन है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की। तो आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों कि जो अदर कॉमन डिवाइजर्स होंगे वो जीसीडी को हमेशा डिवाइड करेंगे और वो जीसीडी से हमेशा छोटे ही रहेंगे, तभी वो उनको डिवाइड कर पाएंगे। एक और बात दोस्तों, डी हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा, चाहे आप ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर दो पॉजिटिव नंबर्स का निकाल रहे हो, चाहे दो नेगेटिव नंबर्स का, चाहे एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव नंबर हो दोस्तों, पर जो हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा वो हमेशा पॉजिटिव नंबर लेंगे आप दोस्तों, वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। यानी वो हमेशा 1 या 1 से बड़ा रहेगा दोस्तों। हम इसको 0 में भी काउंट नहीं करेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि दो नंबर्स के बीच में 1 तो कॉमन डिवाइजर होता ही है, 1 सभी नंबर्स को डिवाइड करता है, तो डी की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होगी दोस्तों। यही बात मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाई है कि डी की वैल्यू हमेशा 1 या 1 से बड़ी रहेगी। और आप इसका सिंबल देख लीजिए दोस्तों, अगर मैं किसी दो नंबर्स को पैरेंथेसिस के अंदर, जिसको आप स्मॉल ब्रैकेट्स भी कहते हैं, उसके अंदर बंद कर दूं तो उसका मतलब दोस्तों मैं उसकी जीसीडी की बात कर रहा हूं। ये जीसीडी का सिंबल है दोस्तों, इसका मतलब है ए और बी की जीसीडी डी दे रखी है दोस्तों। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। देखिए दोस्तों
6 और 0 के बीच में कॉमन क्या है? 6 है, क्योंकि आप जानते हैं कि 6 है वो 0 को डिवाइड दे सकता है दोस्तों। तो अगर आप किसी भी नंबर की जीसीडी 0 के साथ निकालेंगे तो वो नंबर ही आएगा दोस्तों। और जैसा कि मैंने आपको बताया है जीसीडी हमेशा पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पे आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है दोस्तों। अब देख सकते हैं आप 10, 15 और 20 इनके बीच में जीसीडी होगी 1, क्योंकि देखिए 5 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, और 5 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं है जो इन तीनों के अंदर लाई करता हो, तो इनकी जीसीडी हो गई 5। आपने जूनियर क्लासेस के अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में सुना होगा दोस्तों, तो आप जान लीजिए कि जो जीसीडी है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का ही दूसरा नाम है, यानी जीसीडी और कुछ नहीं है। आपको केवल दिए हुए नंबर्स के बीच में एचसीएफ निकालना है दोस्तों, जो कि आपको निकालना आता ही है। तो आप जानते हैं 3 नंबर्स के बीच का एचसीएफ होता है 5, इनके नंबर का एचसीएफ होगा 1, क्योंकि इन दोनों के बीच में कॉमन है 4, पर 4 इनके साथ कॉमन कभी नहीं आएगा दोस्तों 25 के साथ, इसलिए इनके बीच में जीसीडी हमेशा 1 होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जीसीडी हमेशा 1 या 1 से बड़ी होती है और हमेशा पॉजिटिव होगी दोस्तों, तो आप बात ध्यान रखिएगा। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लेते हैं हम जीसीडी के बारे में। पहला पॉइंट यही है दोस्तों कि जीसीडी हमेशा 1 या 1 से बड़ी रहेगी। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर आप ए बी को ऐसे आगे पीछे करके भी लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीसीडी आप ए या बी की निकाल ले और बी की एक साथ निकाल ले वो हमें सेम रहती है दोस्तों। आप 2 नंबर को आगे पीछे करके लिख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जीसीडी के ऊपर। अगला पॉइंट क्या है, मान लीजिए हमारा एक नंबर है ए जो बी को डिवाइड दे देता है दोस्तों, तो इनकी जीसीडी ए के इक्वल ही होगी, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों बी के अंदर ए पूरा समा गया, यानी बी के अंदर ए का भी पार्ट है पूरा, तो इनके बीच का एचसीएफ आप निकालेंगे तो हमेशा ए ही आएगा। एचसीएफ के तरीके से आप इसको एग्जाम्पल की तरफ भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों 2 4 को डिवाइड देता है तो 2 और 4 की जीसीडी हो गई 2। ऐसे ही अगर ए बी को डिवाइड नहीं देगा तो इनके बीच की जीसीडी हमेशा 1 होगी दोस्तों, क्योंकि आप यहाँ पर जानते हैं कि अगर बी के अंदर ए मालूम नहीं हुआ तो ए का कोई भी फैक्टर बी के अंदर नहीं राय करेगा, जिससे इनकी जीसीडी हमेशा 1 हो जाएगी दोस्तों। तो आप इन पॉइंट्स को ध्यान रखिए, ये आपके बहुत काम आएंगे। और याद रखिए दोस्तों ए और बी में से कोई नेगेटिव भी होगा तो आपको हमेशा ए की पॉजिटिव वैल्यू ही यहाँ पे लेनी है दोस्तों, क्योंकि जीसीडी हमेशा पॉजिटिव होती है। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है कि जीसीडी को आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कह सकते हैं और वो होता भी है। अगला है हमारा लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम। ये भी आपने जूनियर क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा, तो आइए इसको जल्दी से देख लेते हैं और आप इसके बारे में जानते भी हैं इसको कैसे निकालते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं। एक नंबर m जो कि पॉजिटिव होगा उसको आप एलसीएम कब कहेंगे? पहली बात तो देखिए एलसीएम के अंदर आ रहा है कॉमन मल्टीपल, यानी हमें पहले मल्टीपल को जानना है, फिर कॉमन मल्टीपल यानी 2 या 2 से अधिक नंबर के बीच में जो मल्टीपल कॉमन होगा वो कॉमन मल्टीपल होगा, और उन कॉमन मल्टीपल्स के अंदर जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा उसको आप एलसीएम कहेंगे दोस्तों। आप इसकी डेफिनेशन से ही इसको देख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था जो इस तरफ वाला नंबर होता है एक डिविजिबिलिटी स्टेटमेंट के अंदर उसको आप मल्टीपल कहते हैं। तो यहाँ पर आपको कॉमन मल्टीपल दिखाने के लिए दिखाना होगा कि एक नंबर ए है जो एम को डिवाइड करता है और एक दूसरा नंबर बी है वो भी एम को डिवाइड करता है, तो ये मल्टीपल है इसका, एम बी का ही मल्टीपल है, तो एम ए और बी का एक कॉमन मल्टीपल हो गया। अब मान लीजिए ए और बी का एक और मल्टीपल है जिसका नाम है एन, तो ये वाला मल्टीपल लिस्ट कॉमन मल्टीपल कब होगा? जब ये वाला मल्टीपल एन को डिवाइड कर देगा। तो एन इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू एन, और एम इज द लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ए, क्योंकि जैसे हमने पीछे देखा जब हमने ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की बात की तो यहाँ पर डिवाइजर की कंडीशन देखी, और क्योंकि ये ग्रेटेस्ट था तो ये इस तरफ आया, क्योंकि बड़ा नंबर ही छोटे से डिवाइड होता है। तो यहाँ पर हम लिस्ट की बात कर रहे हैं दोस्तों, लिस्ट का मतलब होता है सबसे छोटे वाला नंबर। तो यहाँ पर हम ध्यान से देख पाएंगे कि हमें हमेशा स्मॉलर साइड ही एम को लिखना है, क्योंकि हमारे लिस्ट कॉमन मल्टीपल है। अगर आपको ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल मिलता तो अब आप इसको इस साइड लिखते हैं, पर ये लिस्ट है तो हम इसको इसी तरफ लिखेंगे। इसका सिंबल क्या है दोस्तों? इसका सिंगल है, आपको ये बड़ी बड़ी ब्रैकेट्स का यूज़ करना होगा इसके सिंबल में, जबकि हमने जीसीडी के अंदर पैरेंथेसिस का यूज़ किया था दोस्तों। तो देखिए आपको पता है 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, इनका एलसीएम होगा 60। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप इसको बखूबी निकालना जानते हैं। अब आइए शुरू की 2 थ्योरम्स के बारे में पढ़ते हैं और इसका हम एक एग्जाम्पल भी देखेंगे ताकि आपको ये थ्योरम समझ में आ जाए। पहली थ्योरम क्या कहती है? अगर आप किसी नंबर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहाँ पर ए क्या है डिविडेंट, बी डिवाइजर, क्यू कोस्टेंट और आर रिमाइंडर, तो आप पाएंगे कि जो जीसीडी है ए और बी की
वही जीसीडी होगी बी और आर की। ये रिलेशन आपको याद रखना है दोस्तों, ये बहुत काम आएगा। याद रखिएगा, जो ए और बी की जीसीडी होती है वो हमेशा बी और आर की जीसीडी की इक्वल होती है। तो जब भी आपको ए और बी की जीसीडी निकालने को दी जाएगी, तो आप जब ए की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, तो अगर आप आर की जीसीडी बी के साथ निकाल देंगे तो आंसर सेम आएगा। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हम बी की आर के साथ जीसीडी निकाल के कह सकते हैं कि ए और बी की जीसीडी भी वही है, क्योंकि ये हमारी थ्योरम कहती है दोस्तों। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 82, जिसको मैंने 16 से डिवाइड किया तो मेरा क्वेश्चन आया 5 और रिमाइंडर आया 2। तो पहले मैं 82 की जीसीडी 16 के साथ निकालूंगा और फिर 16 की जीसीडी 2 के साथ निकालूंगा। जीसीडी का आपको मतलब मैंने आपको बता दिया है कि होता है एचसीएफ। तो आइए 82 और 16 का एचसीएफ निकालते हैं। ये मैंने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया 82 का और 16 का। यहाँ पर आपको एचसीएफ निकालने का तरीका आता है जूनियर क्लासेस से। तो आप इसका एचसीएफ निकालेंगे तो यहाँ पे 2 मिलेगा और इन दोनों की जीसी टैब निकालेंगे, क्योंकि 2 16 को डिवाइड कर देता है तो यहाँ पर इसकी जीसीडी 2 आएगी। जैसा कि मैंने आपको मेन पॉइंट्स के अंदर बताया था कि अगर एक नंबर दूसरे को डिवाइड करता है तो वो जीसीडी उसके इक्वल ही हो जाती है। तो यही केस यहाँ पे बनाया है दोस्तों, क्योंकि 2 16 को डिवाइड कर देगा तो इसकी जीसीडी 2 आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बिल्कुल सेम आई है, जो कि 2 है। तो यानी इन दोनों की जीसीडी और इन दोनों की जीसीडी सेम होगी दोस्तों, और यही हमारी थ्योरम कहती है। तो ऐसे हमारी थ्योरम प्रूव हो जाती है दोस्तों। आप इसको अपने तरफ से कोई और एग्जांपल लेके भी ट्राई कर सकते हैं, तो ज़रूर इस कंसेप्ट को ट्राई कीजिएगा दोस्तों। अगली थ्योरम में क्या कहती है, मान लीजिए हमें 2 नंबर्स की जीसीडी दी हुई है, जिसको हमने डी से रिप्रेजेंट कर दिया। तो वहाँ पर 2 इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे एम एंड जिनके बीच में ये रिलेशन होगा, जहाँ पे ए और बी तो हमारे गिवन नंबर्स हैं, डी हमारी जीसीडी है और एम एंड एन एनी इंटीजर्स हैं। 0 को छोड़कर दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पे आपको 0 नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 0 ले लेंगे तो हमेशा यहाँ की वैल्यू 0 आ जाएगी और यहाँ पे डी 0 तो हो नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि वो 1 या 1 से बड़ा होता है। तो एम की वैल्यू कभी भी 0 नहीं लेनी है दोस्तों। आपको एम और एन की हमेशा नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर करनी है दोस्तों, और इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए दोस्तों। जैसे कि हमने नंबर थ्योरी के इंट्रोडक्शन में देख ही लिया था कि नंबर थ्योरी के अंदर आप केवल इंटीजर्स की बात करेंगे। तो अब इस थ्योरम में एक और चीज़ क्या रखी है दोस्तों, कि जो एक कॉम्बिनेशन बना, लीनियर कॉम्बिनेशन एम और एन और ए और बी के बीच का, तो यहाँ पर जो डी होगा उसकी वैल्यू लिस्ट होगी। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए मैंने एम और एन की एक वैल्यू रख दी, जिससे हमारी ये डी वाली वैल्यू आ गई। इसको पुट करने के बाद तो डी से बड़ी ही वैल्यू मिलेगी दोस्तों आपको इस कॉम्बिनेशन की हमेशा, या डी के इक्वल। डी से छोटी वैल्यू कभी नहीं जाएगी। इसको मैं एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास ऊपर वाला एग्जाम्पल ही मैंने कंसीडर किया है 82 और 16 का। इन दोनों की जीसीडी 2 है, तो आप इसको इस तरीके में लिख सकते हैं, डी इज इक्वल्स टू एम ए प्लस एन बी। यहाँ पर आप एक्स और वाई भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई भी रैंडम इंटीजर है दोस्तों, जो आपको अपनी सफिशिएंटली आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग लेने हैं दोस्तों। तो फॉर ऑल वैल्यूज और एम एंड इन इक्वेशन 1, अगर आप एम और एन के यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखेंगे और फिर इस टर्म को आप पॉजिटिव कंसीडर कर लेंगे, मान लीजिए आपने एम और एन की वैल्यू यहाँ पे -1 -2 +-5 कुछ भी रख दी दोस्तों, तो वो वैल्यू हमेशा 2 या 2 से बड़ी आएगी दोस्तों। 2 से छोटे की भी किसी भी केस में नहीं आएगी। अगर आप यहाँ पर एम और एन को दोनों नेगेटिव रखते हैं दोस्तों, तो याद रखिए कि आपको यहाँ पे मॉडुलस वैल्यू कंसीडर करनी है। यानी अगर मैंने यहाँ पर एम को -1 रख दिया और एन को +1 रख दिया, तो आप जानते हैं माइनस का 82 हो जाएगा और ये प्लस का 16, तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी दोस्तों। पर आपको हमेशा इसकी मॉडुलस वैल्यू यानी पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करनी है दोस्तों इस कॉम्बिनेशन की। तो वो आप पाएंगे कि हमेशा 2 या 2 से बड़ी ही होगी, कभी भी छोटी नहीं होगी। तो यहाँ पर जो डी है वो लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू होगी दोस्तों इस कॉम्बिनेशन की। मान लीजिए हमने इसका कन्वर्स ट्रू मान लिया। हमने मान लिया कि मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है इस फॉर्म की, जहाँ पर हमने एग्जाम्पल तौर पर लिया 21 = 14x + 7y। तो यहाँ पर दोस्तों आप 21 को 14 और 7 की जीसीडी नहीं कह सकते। आप अगर जीसीडी दे रखी हो और ए और बी आपको नंबर पता हो कि ये जीसीडी किसकी है, तो आप इस फॉर्म को रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों, ये वैलिड फॉर्म है। पर अगर आपको ये फॉर्म दे रखी है पहले से ही और आपको कहा जाए कि जो ये नंबर है ये इन दोनों की जीसीडी है, तो वो ट्रू नहीं होगा दोस्तों। हमेशा वो किसी केस में ट्रू हो भी सकता है और किसी केस में ट्रू नहीं भी हो सकता है दोस्तों। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं 17 और 14 की जीसीडी हमेशा 7 होगी, क्योंकि 17 जो हमारा 7 है वो 14 को डिवाइड करेगा, तो हमारी जीसीडी हमेशा यहाँ पे 7 आएगी, 21 नहीं आएगी।
तो जो इस थ्योरम का कन्वर्स है, यानी अगर आपको ये कॉम्बिनेशन दिया हो तो ज़रूरी नहीं है कि जो डी है वो जीसीडी हो ए और बी की, पर अगर आपको जीसीडी दे रखी और नंबर से रखे हो तो ये रिलेशन हमेशा ट्रू प्रूफ होगा जो दोस्तों। जहाँ पर डी लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू होगी इस रिलेशन की, डी से बड़ी कोई भी वैल्यू हो सकती है दोस्तों, पर डी से छोटी इस कॉम्बिनेशन की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी दोस्तों, तो यहाँ पर हमारी जीसीडी होगी 2। अब आगे देखते हैं दोस्तों। मान लीजिए हमें एक स्टेटमेंट दे दी इसी टाइप की ए एम प्लस बी एन इज इक्वल टू 1, तो इस केस में आप इसकी जीसीडी 1 कह सकते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इस थ्योरम का कन्वर्स है वो ट्रू नहीं होता है, पर दोस्तों आप खुद ही सोचिए, अगर 21 की जगह मैं यहाँ पे 1 लिख देता तो ये थ्योरम ट्रू प्रूव हो सकती थी। अगर मुझे यहाँ पर 14 और 7 ना दिया हो और ए और बी की कोई रैंडम वैल्यू दी हुई हो, तो आप पाएंगे कि ये कंडीशन ट्रू होगी। कैसे? मैंने आपको कहा है जो यहाँ पे जीसीडी होगी उसकी लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करनी है, और 1 से छोटा कोई भी नंबर नहीं होता है जो पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर आता है। तो अगर आपको कोई लीनियर कॉम्बिनेशन दे रखा हो जिसकी वैल्यू 1 हो, तो आप साफ साफ कह सकते हैं कि उन दो नंबर्स की जीसीडी हमेशा 1 होगी, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों 1 से छोटी कोई भी वैल्यू नहीं आती है, और जीसीडी लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू होती है इस कॉम्बिनेशन की। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर इन दोनों की जीसीडी हमेशा 1 होगी दोस्तों। तो ये मैं नोट के रूप में इसलिए लिखा है, आप इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। अब जो हमारे एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 1 है वो बिल्कुल इस कंसेप्ट पर बेस है, तो आइए पहले वो सोल्व कर लेते हैं। फाइंड द जीसीडी ऑफ 858 एंड 325 एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ दिस। जहाँ पे हमें इसको इस फॉर्म के अंदर दिखाना है जो हमने अपनी इस थ्योरम के अंदर अभी पढ़ा है। तो दोस्तों आप जानते हैं जब मैं 858 को 325 से डिवाइड करूँगा तो मुझे 2 क्वेश्चन मिलेगा, और ये रिमाइंडर मिलेगा जहाँ मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर आपको डिविजिबिलिटी करके भी दिखाई है। ऐसे ही जब आपको ये फॉर्म मिल जाए तो आप जो यहाँ पे नंबर था उसको आगे ले लीजिए और इसको आप रिमाइंडर से डिवाइड कर दीजिए दोस्तों, तो आपको मिलेगा 208 इंटू 1 प्लस 117 इज़ द न्यू रिमाइंडर। ऐसे ही अब आप 208 को आगे ले लीजिए और इसको 117 से डिवाइड दे दीजिए, तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 91। अब ऐसे ही आप 117 को आगे लिख लीजिए और उसको 91 से डिवाइड दे दीजिए। आपको ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक आपको लास्ट में रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता। तो देखिए, आप ध्यान से देखिए, मैंने हर स्टेप में ऐसे ही किया है। 91 को आगे ले लिया, इसको 26 से डिवाइड दे दिया, यहाँ पे क्वेश्चन आया 3, रिमाइंडर आया 13, और यहाँ पर लास्ट में आते आते ये 0 हो गया दोस्तों। और ये 0 हमेशा होगा दोस्तों, क्योंकि हम इंटीजर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपका रिमाइंडर 0 ना बचे। अगर आप सोल्व करते रहेंगे तो आपका रिमाइंडर एक ना एक बार ज़रूर 0 हो जाएगा। तो आपको ये स्टेप तब तक फॉलो करना है जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना हो जाए दोस्तों। और जो रिमाइंडर हमारा 0 होगा उस टाइम पे जो हमारा ये वाला रिमाइंडर है, जो पिछले स्टेप का रिमाइंडर था, वही हमारी जीसीडी होगी दोस्तों। तो ये जीसीडी निकालने का मेथड है, ये आपने 10th क्लास के अंदर फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा होगा, जहाँ पे आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला था। तो दोस्तों याद रखिए, क्या इन दोनों नंबर्स के अंदर से जो हमारे पिछली स्टेप का रिमाइंडर था वही हमारा जीसीडी बनेगा दोस्तों। तो यहाँ पर हमारी 13 आ गई जीसीडी, किनकी? 858 की, और 325 का हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी जीसीडी हमारी 13 आ गई। अब आपको इसको इस फॉर्म में बनाने के लिए क्या स्टेप करना है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो दोस्तों पहले आप इस इक्वेशन को छोड़ दीजिए और इस इक्वेशन में से जो हमारी 13 जीसीडी है उसको एक तरफ लिख लीजिए और बाकी टर्म्स को साइड में भेज दीजिए। तो देखिए 13, यहाँ 91, मैं 91 लिख लिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया -26 इंटू 3। तो दोस्तों अब ध्यान से देखिए, इस स्टेप को करने के बाद आपको अगले स्टेप पर रिवर्स में चलते रहना है। ऐसे करते करते ही आपका सम सोल्व होगा दोस्तों। तो देखिए अगला रिमाइंडर हमारा क्या था? 26। तो 26 की वैल्यू इस इक्वेशन में से निकाल के आप यहाँ पे पुट कीजिएगा दोस्तों, तो आपकी नई वैल्यू आएगी। तो 26 की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 117 माइनस 91 दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे वही लिख ली, 26 की जगह 117 माइनस 91। याद रखिए दोस्तों, आपको हमेशा रिमाइंडर्स की वैल्यू उठानी है और किसी चीज़ की तरफ आपको ध्यान नहीं देना है। अब वो केवल इन रिमाइंडर्स के ऊपर ही काम करना है इस फॉर्म को लाने के लिए। तो जब मैंने आपको 26 की वैल्यू रखी तो देखिए दोस्तों 26 की वैल्यू हो गई 117 माइनस 91 और इंटू में 3। अब इस 3 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए और इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस आ गया, माइनस माइनस हमें प्लस हो गया। अब 91 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 91 को कॉमन उठा लीजिए दोस्तों,
यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 3, ये हो गया 4। तो ये हमारी नई टर्म आ गई दोस्तों। अब अगला रिमाइंडर देखिए हमारा क्या है, अगला रिमाइंडर हमारा 91। तो 91 की वैल्यू अब आप इस इक्वेशन में से निकाल के जो कि आएगी 208 माइनस 117, वो आप नीचे वाली इक्वेशन में रख दीजिए दोस्तों। तो देखिए मैं 91 की वैल्यू इस इक्वेशन में से रख दी दोस्तों, जो कि हमारी अगली इक्वेशन थी रिवर्स ऑर्डर के अंदर। तो ऐसे ही करके अब आप 4 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि ये 4 हमारे यहाँ पे भी था और यहाँ पे तो इसके साथ आएगा ही, क्योंकि हमने 91 की वैल्यू रखी है दोस्तों। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे 117 है, यहाँ पे 117 है। तो आप 117 वाली टर्म्स को एक साथ लिख लीजिए दोस्तों। तो आपका लीनियर कॉम्बिनेशन ये बनेगा दोस्तों। अब आप ध्यान से देखिएगा, देखिए 91 वाली हमने वैल्यू रख दी। अब हमारी अगली वैल्यू है 117 की। 117 की वैल्यू आप यहाँ से रख दीजिए दोस्तों 325, ये इस तरफ आगे माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 208। तो आप यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दीजिए दोस्तों। देखिए 117 था माइनस का हमारे साथ, तो मैंने यहाँ पे माइनस को अंदर ले लिया 7 के साथ और 117 की वैल्यू रख दी। ये 208 × 4 मैंने पीछे लिख रखा है दोस्तों। आपको 117 की वैल्यू रख दी। अब देखिए 208 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो पहले तो आप -7 के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए दोस्तों दोनों के साथ। तो ये 208 × 4 325 इंटू माइनस का 7 और 208 और माइनस माइनस प्लस हो गया दोस्तों। तो ये प्लस का 7 हो गया। इन दोनों में से आप कॉमन उठाएंगे तो यहाँ पे 208 आ गया, 4 और 7 11 हो गया दोस्तों। और ये ऐसे का ऐसा। अब लास्ट स्टेप के अंदर देखिए दोस्तों 208 की वैल्यू आपको रखनी है इसके अगले स्टेप में, जो कि आपको क्लियरली दिखाई होगी कि हम एक के बाद एक रिवर्स ऑर्डर के अंदर चलते जा रहे हैं दोस्तों। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 858 माइनस 325.2 और ये 208 की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों। तो मैंने वही लिखी है 858 माइनस 325.2। यहाँ पे 11 208 के साथ था, तो ये मल्टीप्लाई में ये ऐसे का ऐसा। अब यहाँ से इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए दोस्तों, जैसे हम पिछले स्टेप्स के अंदर करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 11 2 जा 22। याद रखिए दोस्तों इस नंबर के साथ नहीं, आपको बाद वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करनी है जो भी यहाँ पे नंबर दे रखा हो। यहाँ पे आ गया 11, यहाँ पे आ गया 325। 325 को कॉमन उठा लीजिए दोस्तों। यहाँ पे आ गया माइनस का 22 और माइनस का 7, तो माइनस का 29। यहाँ पे बच गया 11 858 के साथ। अब देखिए दोस्तों हमें क्या निकालना था, 858.m प्लस 325.n। आप इसको इस इक्वेशन के साथ कंपेयर कीजिए, जहाँ पर 13 हमारी GCD है, 858 हमारा है, 325 है, m हमारा 11 हो गया और n की वैल्यू -29 हो गई। तो देखिए दोस्तों जो हमें फॉर्म पूछ रखी थी, हमने उसी फॉर्म के अंदर अपने आंसर को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया है, जहाँ पर हमारी m की वैल्यू 11 निकल के आई है और n की वैल्यू हमारी 29 निकल के आई है। तो ऐसे ही करके आप दोस्तों अगला एग्जाम्पल ट्राई कीजिए, आपको अगला एग्जाम्पल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ध्यान रखिएगा आपको GCD तो इस मेथड से निकालनी है। हर नंबर को डिवाइड करने के बाद जो यहाँ पर नंबर आएगा उसको रिमाइंडर से डिवाइड करते रहिए हमेशा, तो आपको अपनी GCD मिल जाएगी जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए। और फिर एक एक करके यहाँ पर GCD लिखने के बाद एक एक स्टेप में रिवर्स जाते जाइए दोस्तों। आपको केवल रिमाइंडर्स की वैल्यू इसके अंदर पुट करते रहनी है जब तक आपके फाइनल आंसर ना आ जाए। तो ऐसे कर करके आपकी ये फॉर्म भी बन जाएगी दोस्तों। याद रखिएगा ये फॉर्म आपकी बहुत काम आएगी, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन कहा जाता है। तो आप इसकी तरह से सेकंड एग्जांपल भी ट्राई कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू दोस्तों। कल मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।